हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा हिंदी ग्रामर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। आज का लेक्चर दोस्तों शब्द से संबंधित है। आपने देखा होगा शब्द के कितने प्रकार होते, और जो प्रश्न के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो भी आप देखते हैं दोस्तों, आपने बचपन से शब्दों को पढ़ा। जो कि इससे पहले वर्ण, जो हमारी वर्णमाला है, उससे जितने भी आपके डाउट है जुड़े हुए, तो वह लेक्चर देखकर आपको आसानी से कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो आपने वह नहीं देखा है तो देख लिया, और देख लिया तो काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों ये शब्द, क्योंकि वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। तो ये शब्द, उसका अगला लेक्चर है शब्द। वर्ण को हमने समझ लिया है, अब शब्दों को हम देखते हैं। तो शब्द के जितने भी आपके डाउट है शब्द से संबंधित, वो इस लेक्चर को देखने के बाद हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि शब्द के अगर देखा जाए तो प्रकार, काफ़ी प्रकार हो जाते हैं, लेकिन जो मेजरली आपको याद रखना है वो 4 हो जाते हैं। एक प्रश्न के आधार पर, प्रश्न के आधार पर हम देखें तो आपने देखा होगा बचपन से पढ़ते आ रहे उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। फिर उत्पत्ति के आधार पर तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आ जाते हैं, ठीक। रचना के आधार पर ऋण शब्द आ जाते हैं, योजक आ जाते हैं और ऋण योजक। ये सब क्या होते हैं, क्या इन सबको देखेंगे। पहले आप बेसिक सा ओवरव्यू देखिए कि शब्द के प्रकार में क्या क्या हमको पढ़ना होता है, ठीक। इसके बाद में अर्थ के आधार पर तो एकार्थी हो जाते, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी, ये अर्थ के आधार पर। तो प्रश्न के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, इन सब को हम देखने वाले। देखिए दोस्तों, जो हिंदी है हमारे, अगर भारत में अगर देखा जाए तो जब से बच्चा, छोटा बच्चा एडमिशन रहता है, वो पढ़ना शुरू करता है, तो हिंदी तो होता ही है। पहली क्लास से, फर्स्ट स्टैंडर्ड से दोस्तों हिंदी उसके साथ रहती है, हिंदी को वो पढ़ता है और सबसे इजी हिंदी ही उसको लगता है। तो जितने भी आप हिंदी से जुड़े हुए टॉपिक आएंगे तो इसका मतलब वो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट जो साइंस है दोस्तों, वो हमारा 6 स्टैंडर्ड से वो जुड़ता है, लेकिन ये हिंदी हमारा शुरू से जुड़ता है और हमको काफ़ी अच्छा भी लगता है, ईजी भी लगता है। तो देखिए ये, तो इसलिए आपने देखा होगा हर टॉपिक हमसे बचपन से जुड़ा है, लेकिन उसको इतनी अच्छी तरह से हम समझ नहीं पाए। उस समय हमने पढ़ा जरूर है, हमने पास भी कर लिया, इसमें हिंदी में अच्छे नंबर भी ले आए हम, लेकिन दोस्तों इसका सही से मतलब अभी तक हमको नहीं पता है। तो दोस्तों ये लेक्चर, इससे पहले कुछ लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और इसमें भी शब्द क्या होते हैं, या आप उपसर्ग प्रत्यय आपने देखा होगा, फिर भी आपको डाउट होगा कि उपसर्ग किसको बोलते हैं, प्रत्यय किसको बोलते हैं, तत्सम, तद्भव, ऋण, योजक, एकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी। तो इन सब को हम देखने वाले और हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। उस समय दोस्तों आपने सिर्फ पढ़ा था और पास हो गए, आप समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, और शब्द से जुड़ा हुआ जो आपका चैप्टर है वो पूरा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले प्रश्न के आधार पर उपसर्ग और प्रत्यय को देखते हैं। आपको पता होगा कि जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो होता है पीछे होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा, आपको यहाँ पर लग रहा होगा उपसर्ग और प्रत्यय तो काफ़ी इजी सब्जेक्ट मतलब टॉपिक हो जाता है, इसमें क्या। लेकिन दोस्तों कठिन वर्ड, ऊपर हाई लेवल में वर्ड आते हैं। हिंदी का जब सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम के सिलेबस में अगर हिंदी है तो इससे जुड़े हुए काफ़ी नंबर यहाँ से मिलते हैं, तो आपको क्लियर करना है। देखिए उपसर्ग आपने देखा होगा, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो उपसर्ग और प्रत्यय के मतलब कि ट्रिक के माध्यम से वो याद करवाने का प्रयास करते कि उपसर्ग केवल 22 ही रहते हैं। जैसे अ हो जाता है, अ हो जाता है, प हो जाता है, नी, उ, द, सु, ये सब अधिकतर 8-9 इससे उपसर्ग रहते और इनके अंदर भी फिर कुछ आ जाते। इस तरह 22 उपसर्ग रहते, तो 22 उपसर्ग को आप कवर कर लेते। तो दोस्तों ये ट्रिक तो हो जाती है, हम याद भी कर लेते, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते, और उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्येक शब्द के पीछे लगता है। तो कौन सा भी शब्द दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो देखिए आपको समझना है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो उपसर्ग जो है और प्रत्यय जो एक ही शब्द में बने। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लिख दिया मैंने, मित्रता। कोई सा भी वर्ड हो, कोई सा भी शब्द हो, आपको उसका जड़ समझना है कि एक्चुअली में वो शब्द क्या है, ठीक है। शब्द को आज समझ लेंगे
तो शब्द के आगे जो फिर कुछ लिखा होगा तो वो उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग आगे ही लगता है शब्द के, और प्रत्यय पीछे हो जाएगा। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सा, जैसे सिंपल सा मैंने वर्ड उठाया, उपसर्ग और प्रत्यय हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ट्रिक से आप दोस्तों मतलब कि आप समझ नहीं पाएंगे, आप सोल्व तो कर देंगे क्वेश्चन को लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, फिर कंफ्यूजिंग रहेंगे। लेकिन इस तरीके से आप समझिए, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्लियर हो जाएंगे हमेशा के लिए। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि मित्रता लिखा है, मित्रता में मेन वर्ड क्या है, मित्र है, तो पीछे क्या आ रहा है, ता आ रहा है, तो ये पीछे आ गया, मतलब ये प्रत्यय है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया विश्वासघात, क्या लिख दिया, विश्वासघात, तो मेन शब्द को आप पकड़िए, मेन शब्द क्या है, विश्वास, ठीक है, और घात इसके पीछे जुड़ गया है, तो घात पीछे जुड़ा है, शब्द के पीछे ये आया, तो इसका मतलब कि प्रत्यय इसमें है, क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है। तो जो भी आप शब्द, जो कि आप किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन ऐसा आता है कि उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानिए, तो उसमें जो मेन शब्द है उसको आप ढूंढने का प्रयास करिए कि एक्चुअली में जो वर्ड लिखा उसमें मेन क्या है, मेन शब्द जो जड़ है वो आप समझ लेंगे, तो उसके पीछे जो अगर कोई लिखा है तो वो प्रत्यय हो जाएगा, और आगे लिखा है तो वह क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने आसान वर्ड लिए हैं, मुश्किल मतलब जो भी वो एग्जाम लेने वाले के हाथ में होता है कौन सा होता है, लेकिन आप जो भी आप शब्द देखते हैं उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित, तो वहाँ पर आप अपना समझ को बढ़ाइए, मतलब ट्रिक के पीछे मत भागिए। ट्रिक दोस्तों वह कुछ ऐसे कुछ क्राइटेरिया शब्द देते हैं ट्रिक वाले कि बस वही हमको जमते हैं, वही हमको समझ में आता है, लेकिन जब एग्जाम में आप देखें तो दूसरे वर्ड आ जाएं, फिर आप कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे, भाई ट्रिक में तो यही हमने पढ़ा है। लेकिन आप एक बार समझ लेते तो कौन सा भी वर्ड हो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, कौन सा भी वर्ड हो उसके जड़ को आप समझिए कि वो शब्द कहाँ है, क्या है, शब्दों का आप समझ लेंगे तो उसके आगे अगर कुछ लिखा है तो वो उपसर्ग हो गया, को उपसर्ग आगे ही लिखा रहता है, और प्रत्यय अगर पीछे लिखा है तो फिर वो प्रत्यय आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया उपसर्ग और प्रत्यय जो प्रश्न के आधार पर होते हैं शब्द, ये आपका क्लियर हुआ। अगला हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आपको समझना भी जरूरी है। देखिए इसको भी हम देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखते तो इसमें आते तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। देखिए तत्सम शब्द, इस तत्सम का मतलब होता है जैसा का तैसा। क्या होता है, जैसा का तैसा, मतलब जैसा शब्द था उसको मतलब कोई बदलाव नहीं किया और ऐसा ही हम यूज कर रहे हैं, तो वह तत्सम है। आपको पता होगा हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत थी, ठीक है, तो संस्कृत में ही वर्ड बोले जाते थे। अब समय के साथ क्या हुआ, संस्कृत से पाली बनी, प्राकृत बनी, अपभ्रंश बनी, हिंदी बनी, और हिंदी का रूप है। तो मतलब यूँ कहने का मतलब है संस्कृत से ही हम हिंदी में आ गए, अब अधिकतर हिंदी बोलते। तो संस्कृत के शब्द बदल दिए गए हमने, जो हमको कठिन लगते थे, जैसे आपने देखा होगा दुग्ध, लज्जा, है ना, ऐसा कुछ हो जाते तो उनको हमने इजी कर लिया है अपने तरीके से, ताकि बोलने में हमको क्या हो, वार्तालाप करने में आसानी हो। तो वो शब्द को हम बदल नहीं पाए, वो शब्द ऐसा के ऐसा अभी भी यूज कर रहे हैं, उसको बदलाव नहीं किया है, तो वह तत्सम शब्द होगा। समझ में आया, मतलब जैसा पहले था वो शब्द, जो संस्कृत के शब्द होते, संस्कृत प्राचीन भाषा है, तो जो कटे फटे शब्द रहते आप यहाँ से पकड़ सकते, जो कटे फटे शब्द रहते जैसे पहले थे अभी भी ऐसे ही उन शब्दों को हम बोलते हैं, यूज करते अपने बोलचाल की भाषा में, मतलब उनमें हमने बदलाव नहीं किया, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो वह तत्सम है। तत्सम जैसा था वैसा ही। और तद्भव का मतलब होता है उस शब्द में हमने बदलाव कर दिया, अपने तरीके से उसको बदल दिया है, ठीक। जैसा कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर लिख दिया मैंने दुग्ध, दुग्ध संस्कृत का शब्द है, ठीक है, तो ये जैसा पहले था वैसे ही उसको बोलते हैं, लेकिन दुग्ध हम नहीं बोलते, हम दूध बोलते हैं अब, तो ये हमने इसको बदल दिया अपने तरीके से, तो ये तद्भव हो गया, ठीक है। तत्सम जैसा पहले था ऐसा ही अब बोल रहे तो वो तत्सम है, और तद्भव उसको बदल दिया, तत्सम को जो बदलते हैं कुछ भी दूसरा उसका रूप रखते हैं तो वो तद्भव हो जाता है। ऐसा आता है कि इनमें से कौन सा तत्सम है, तो आपको पहचानना इनमें से कौन सा तद्भव है। तो याद रखिए जो तत्सम शब्द रहते हैं वो कटे फटे रहते हैं, मतलब संस्कृत के जो आप वर्ड जो आप संस्कृत पढ़ते हैं तो जो कटे कटे अधिकतर शब्द आते हैं, संस्कृत आपने पढ़ी होगी,
तो दोस्तों वही है, वो तत्सम शब्द ही है उसमें। और तद्भव जो काफ़ी आसान हो जाते हैं अपने तरीके से, बहुत इजी वे में हम पढ़ लेते समझ लेते, वो तद्भव है। तो किसी समय वो तत्सम ही थे। तो तत्सम से जो शब्द ऐसा ही है अभी भी, तो वो तत्सम बदल गया तो तद्भव, मतलब दोनों ही तत्सम ही होते हैं। तत्सम जैसा पहले था ऐसा अभी भी है वो शब्द, ऐसा ही हम बोलते हैं उसको तत्सम। लेकिन किसी शब्द को बदल दिया है तो वो तद्भव हो गया। पहले सब शब्द तत्सम ही थे, जैसा पहले थे ऐसा भी है तत्सम, उसको बदल दिया तो तद्भव। आपको समझ में आ गया। अब देखिए देशज, देशज शब्द वो रहते जो बोलचाल की भाषा में, हमारे देश की जो भाषा है और कुछ चीज को हमको बोलना है तो अपने तरीके से उस वर्ड को हम डेवलप कर लेते, विकसित कर लेते अपने बोलचाल की भाषा में। आपने देखा हो किसी भी चीज़ को हमको कुछ अलग उसका नाम होता है और हम फटाक से बोल देते तो सामने वाला भी समझ जाता है, तो वही देशज शब्द उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी आता है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, देशज को पहचानो। ठीक, तो वही है देशज जो हमारे देश का विकसित किया हुआ शब्द रहता है, देश के लोगों का, देश के वासियों का। विदेशज आपको याद रखना है, जो विदेशी आए, आपको पता होगा हमारे भारत में चाहे प्राचीन समय, चाहे मध्यकालीन, चाहे आधुनिक, बहुत सारे आए। ठीक है, पुर्तगाली आए सबसे पहले, तो पुर्तगाली की अपनी कुछ भाषा थी, अपना कुछ रहने का तरीका था उनका। ठीक है, तो उनको हम देखते थे, उनकी भाषा किस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो हमने वहाँ से ऑब्जर्व किया और हम भी उस भाषा को यूज़ करने लगे। तो कुछ ऐसे शब्द थे जो आज भी है, तो दोस्तों वही विदेशी शब्द उनको बोला जाता है। जैसे पुर्तगाली के कुछ अलग शब्द हो जाते, मुगल आए थे फिर डच के कुछ अलग हो जाते, अंग्रेज जो कि अंग्रेज आए फिर, तो जो डॉक्टर है, स्कूल है, कॉलेज है, नर्स है, टीचर्स है, ये सब दोस्तों अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, चीनी शब्द चाय और लीची आ जाता है, फिर फ्रांसीसी, फारसी लोग आ जाते हैं, जो कि बहुत सारे जितने भी विदेशी आए और उन्होंने जिस चीज़ को जिस लैंग्वेज में बोला तो उसको ही हम अभी भी बोलते, तो विदेशी शब्द हो जाते। मतलब उन्होंने वो शब्द दिया, हमने उसको डेवलप नहीं किया, हमने डेवलप किया, वो देशज शब्द हो जाएगा। तो यार विदेशज हो जाता है जो विदेशी आए और बोलने लगे। ठीक, शंकर शब्द, शंकर शब्द जो मिलाप होता है दोस्तों, देशज और विदेशज का जो कंबाइंड होता है। ठीक है, जो एक होता है, दोनों को मिला दिया जाता है, उसको संकर शब्द। जैसे कि आपने देखा होगा एक हो जाता है रेल और एक हो जाता है गाड़ी, ये दोनों अलग अलग शब्द है, लेकिन हमारी अच्छे से वार्तालाप हो, हमारी सुविधा को देखते हुए हमने रेलगाड़ी को एक कर दिया है। तो हम रेलगाड़ी को, ट्रेन को रेलगाड़ी ही तो बोलते हैं। एक्चुअली में ट्रेन का नाम रेलगाड़ी नहीं है, लेकिन हमने रेलगाड़ी नाम उसको दे दिया है। तो ऐसे ही संकर दो ऐसे शब्द रहते हैं जो मतलब आसानी हो किसी चीज़ को पहचानने में, किसी चीज़ को मतलब याद करने में, उसका नाम हमने रख दिया है। दो शब्दों से मिलकर हमने हमारी इजी वे में क्या हो किसी चीज़ को हम समझ पाए, तो वो संकर शब्द होता है, दो शब्दों का मिलाप। ठीक है, यही है। अब देखिए ये उत्पत्ति के आधार पर हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द सबको देखा। दोस्तों विदेशज जो शब्द है, क्या पुर्तगाली ने कौन कौन शब्द बोलते थे, वह अंग्रेजी को अंग्रेज कौन कौन बोलते थे, चाइनीज़ कौन कौन बोलते थे, फारसी कौन कौन से शब्द है। तो दोस्तों इसको लेकर मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन से विदेशी भारत में आए थे और कौन कौन सा शब्द उन्होंने बोला। आप जितने भी अपने आसपास शब्द का यूज़ करते, जो भी चीज़ है दोस्तों, किसी न किसी विदेशी ने ही उसको, कैंची, साबुन, साइकिल, रेलगाड़ी, बस, घर, टीचर, जितने भी ये सब विदेशी आए, तो किसने किस चीज़ का नाम रखा था दोस्तों, जो हम यूज़ करते आज हमारे दिन भर में, तो उसको मैं अलग लेक्चर में बताऊंगा। तो आपको वहाँ से समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि भाई ये सब विदेशी शब्द है। जैसे कि अरबी शब्द आपने देखा होगा कि जो अदालत हो जाती है, वकील हो जाता है, जज हो जाता है, ये सब अरबी शब्द है। और उर्दू शब्द भी आ जाते हैं, तो मैं एक अलग लेक्चर में सबको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से विदेशी शब्द है। ठीक, तो ये उत्पत्ति के आधार पर हो जाता है। अब रचना के आधार पर हम देखते, तो रचना के आधार पर हो जाते ऋण, योजक और योग ऋण। ऋण शब्द किसको बोलते? ऋण शब्द दो, कोई भी दो वर्ण हो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, दो वर्णों को मिला दिया जाता है तो वह ऋण, मतलब दो वर्णों को मिला दिया जाता है तो ऋण शब्द हो जाता है। जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ लिख दिया आपने 100, ये 100 लिख दिया,
ये सो वाला नहीं है, वो गिनती वाला सो, ऐसा ही सो लिख दिया। तो सो का कोई अस्तित्व क्या होता है? सो कुछ होता ही नहीं है। इसमें एक और वर्ण मिला दो, सोना, तो हम समझ जाते सोना का मतलब क्या है। एक तो सोना वो गोल्ड हो जाता है, और एक सोना यानी स्लीप सोना हो जाता है, जो हम सोते रात को। ठीक, तो आ गया ना इसका अस्तित्व, हम समझ जाते। कोई भी सोना बोलेगा तो हम समझ जाएंगे क्या गोल्ड की बात कर रहा है, या कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसकी बात कर रहा है, सोने की। तो दो वर्ण जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको जब मिला दिया जाता है और उनका कोई अर्थ निकलता है, वो फिर अस्तित्व में आ जाता है, तो वो ऋण शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप एक और ध्यान रखिए, पे, पे क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक वर्ण ये हो जाता है और दूसरा वर्ण यहाँ पर अड़ लिख देते हैं, तो पेड़ हो गया ना, पेड़ जो वृक्ष होते। तो दो कोई भी वर्ण जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको जब मिला दिया जाता है और फिर उसका अस्तित्व हो जाता है, कुछ उसका अर्थ दिखने लगता है कि हाँ ये चीज़ है, तो वह ऋण शब्द कहलाता है। ये भी दोस्तों काफ़ी आते हैं, ऋण योजक, कि इनमें से ऋण शब्द को पहचानो, योजक को पहचानो, तो आप हमेशा लिख लीजिए। दो भी मतलब दो वर्णों से मिलकर ही बनेगा ऋण शब्द। योजक क्या होता है फिर? योजक दो ऋण से मिलकर योजक बनता है। मतलब योजक दो ऋण से, ये दो वर्णों से मिलकर बन रहा है, और योजक दो ऋण से मिलकर बन रहा है, मतलब इसका आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, दो ऋण, जैसा कि एक यहाँ पर आप लिख लीजिए, एक हो जाता है पुस्तक। क्या हो जाता है? पुस्तक, एक शब्द हो गया। ठीक है, और एक आप लिख लीजिए आलय, दोनों को मिला दीजिए, पुस्तक आलय। तो दो अलग अलग ऋण शब्द है ना, ये पुस्तक अलग है, आलय अलग है, दोनों को मिला दिया तो पुस्तकालय, तो एक हो गया ना। तो वही है, योजक दो ऋण शब्दों से मिलकर ही बनता है। जैसे ऋण वर्णों से मिलकर बन रहा है, तो ये एक शब्द हो गया, एक शब्द ये हो गया, दोनों को मिला दिया तो दो ऋण शब्द मिल जाएंगे तो योजक हो जाएगा। ठीक है, योग ऋण, योग ऋण में क्या होता है? ये और बड़ा रूप हो जाता है, ये छोटा रूप होता है, योजक बड़ा रूप हो जाता है, और योग ऋण और बड़ा रूप हो जाता है। इसमें क्या होता है कि योजक और ऋण दोनों ही आ जाते हैं इसमें, योग ऋण में, नाम से ही पता चल रहा है, दोनों ही इसमें आ जाते हैं। जैसे मतलब ऋण, दो ऋण मिलकर योजक बनाते हैं, और योजक योग ऋण में क्या होगा कि योजक तो होगा ही उसमें और ऋण भी होगा, मतलब इसमें डेढ़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डेढ़ इसमें योग ऋण में। तो योग ऋण का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक, तो इसमें एक और आप जोड़ दीजिए, योजक में दो ऋण शब्द मिले थे और योग ऋण में एक और मिल जाएगा यहाँ पर, तो तीन हो जाएंगे, तीन मिलकर ही योग ऋण बनाते हैं, तीन ऋण मिलकर ही योग ऋण बनाते हैं। ठीक, तो ये आपको रचना के आधार पर भी समझ में आया। अब अर्थ के आधार पर दोस्तों काफ़ी सिंपल ये हो जाता है। अर्थ के आधार पर देखिए, एकार्थी, एकार्थी का मतलब क्या होता है? जिसका एक ही अर्थ निकले। अर्थ के आधार पर हम देख रहे हैं, एकार्थी जिसका एक ही अर्थ निकलता है। ठीक है, एक ही अर्थ क्या निकलता है? जैसे अगर मैं बोल दूं पृथ्वी, तो पृथ्वी तो एक ही है, दूसरी पृथ्वी है क्या? जैसे मैंने बोला पृथ्वी या अर्थ, तो आप समझ जाएंगे पृथ्वी भाई जिस पर हम रहते हैं, जिस पर दुनिया बसी है, दूसरी पृथ्वी है क्या? नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ सूर्य, तो सूर्य एक ही है, तो वही है जिसका एक अर्थ निकलता है। ठीक, ये इसका भी आता है कि इनमें से क्या है, एक आरती को पहचानो। फिर अनेकार्थी, अनेकार्थी जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हो। जैसे अगर बोल दूँ कलर, कलर बहुत सारे होते हैं, पीला, हला, हरा, लाल, गुलाबी, सफ़ेद, काला, मतलब बहुत सारे होते हैं। ठीक, अगर मैं बोल दूँ पुस्तक, तो पुस्तक जैसे मान लो कोई बच्चा सामने बैठा है, ठीक, कोई क्लास चल रही है, कोई टीचर्स ने किसी बच्चे से पुस्तक मांगी, तो पुस्तक तो बहुत सारी है। ठीक है, मतलब हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी, भूगोल, किसकी, फिर उसको पूछना पड़ेगा किसकी, और फिर कक्षा भी आ जाती है कि कौन सी कक्षा की। तो पुस्तक जैसे ही बोला तो बहुत सारे अर्थ आ गए ना, तो क्योंकि पुस्तक बहुत सारी हो सकती है, तो वही है अनेकार्थी। ठीक, समानार्थी यानी जिसको हम पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक, जो पर्यायवाची, समानार्थी मतलब समान अर्थ, अर्थ तो एक ही रहता है लेकिन नाम उनके अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे, सूर्य का दिनकर, भास्कर, रवि, सूर्य, सूरज हो जाता है, पानी का नीर, जल, झरना हो जाता है, हवा का वायु, आंधी, तूफान हो जाता है। तो ये सब अर्थ तो उनका एक ही रहता है, नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आपने देखा हो कोई बच्चे का अपने दोस्तों में कुछ अलग नाम हो जाता है, घर में कुछ अलग नाम हो जाता है, स्कूल में कुछ अलग नाम हो जाता है, व्यक्ति तो एक ही रहता है। तो वही है कि समानार्थी ऐसे ही रहते हैं कि चीज़ तो एक ही लेकिन उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। ठीक, विपरीतार्थी यानी जिसको विलोम शब्द बोलते हैं, ये काफ़ी और इजी हो जाते हैं। विलोम शब्द उल्टा एक दूसरे का,
अच्छा तो बुरा, आगे पीछे, दिन रात, गोरा काला, ये जो उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ज़्यादा कम, ये सब अच्छा बुरा, ये सब विपरीतार्थी हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको शब्द काफ़ी इजी वे में समझ में आ गए होंगे, प्रश्न के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।